Hi, Namaste, and welcome to the part 2 of our supplement video revision series. Well, dear बच्चों, पहले पार्ट में अपन ने अपने कंपनी लॉ के जून 21 अटेम्प्ट के सिलेबस में जो आईसीएसआई के द्वारा सप्लीमेंट जारी करा गया है उसके काफी सारे प्रोविजंस थे जो पढ़ लिए थे। ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर्स वाला वो चैप्टर था जिसके आखिरी के कुछ पॉइंट्स पर अपना पहला पार्ट स्टॉप हुआ था एंड दिस इज नाउ द पार्ट 2 जहां पर हम अपने इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे और किस तरह से कंपनी अमेंडमेंट एक्ट 2020 के माध्यम से नए नए चेंजेस आए हैं और आपको आने वाले जून अटेम्प्ट के लिए क्या क्या ध्यान रखना है आगे के चैप्टर्स और सेक्शंस में उस पर आएंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो भाई, अगली जो चीज है जो कि आपको ध्यान रखना है वो आपके सिलेबस का अगला चैप्टर है। यस, सेक्शन नंबर 186, 187 और 188 पर आधारित आपके इंटर कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट्स और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस वाला चैप्टर। यस बच्चों, 186 से 188 बैक टू बैक ये तीनों सेक्शंस इस चैप्टर में कवर करे जाते हैं और अब यहाँ पर आप इन्हें इमीडिएटली रिकॉल कर लीजिए कैसे। 186 इज ऑल अबाउट द 186, 187, 188 तीनों लाइन से चलेंगे। 186 इंटर कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट हमें समझाएगा। 187 जो है जिसी से संबंधित पहला अमेंडमेंट इस चैप्टर का अपने को पढ़ना है, इन्वेस्टमेंट्स ऑफ कंपनी टू बी हेल्ड इन इट्स ओन नेम। और 188 रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। यहीं पर रिलेटेड पार्टी रिलेटिव की परिभाषाएं आती है सेक्शन 2 क्लॉज 76, 77 में, उनको रिकॉल कर लीजिए। सिलेबस का रिवीजन तो आधा आपका यूं ही हो जाएगा जब आप इस 1.5 घंटे 2 घंटे के वीडियो को पूरा सुन लेंगे, है ना। तो साथ साथ में रिकॉल करते जाइए, बस यही तो रिवीजन का सबसे आसान और सिंपल टेक्निक है। I will repeat once again as I have been repeating into all my earlier lectures कि sections को याद रखने की कोई गुट्टी नहीं होती है यार। इट्स जस्ट दैट जहां पर भी किसी सेक्शन का रेफरेंस आए इमीडिएटली वहीं पर उसे रिकॉल करो और वो आपके टिप ऑफ द टंग्स पे होगा, ठीक है। तो चलो बच्चों देखो, पहला अमेंडमेंट क्या है यहाँ पर सेक्शन नंबर 187 के संबंध में है जहां पर डीक्रिमिनलाइजेशन करा गया ऑफेंसेस का। और क्या बताया गया है आपको कि भाई इन्वेस्टमेंट्स दैट आर बीइंग मेड बाय द कंपनी शुड बी हेल्ड इन इट्स ओन नेम के प्रावधान हम जानते हैं। हाँ, यहाँ पर अगर किसी तरह का कोई भी डिफॉल्ट करा जाता है तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया है भाई, पेनल्टी में हमने थोड़ा सा चेंज करा है। और वो चेंज क्या है कि हमने पेनल्टी जो मॉनेटरी फॉर्म में थी वो रिटेन रखी है और इम्प्रिजनमेंट के फॉर्म का पनिशमेंट हमने ओमिट कर दिया। So now in case there is any non-compliance of section 187, then the company is liable to pay 5 lakh rupees and every officer in default is liable to pay a penalty of 50,000. अनलाइक टू जो आप ऊपर देख रहे हो, जैसे पॉइंट आपको ऊपर दिए गए, ऊपर जो पॉइंट आपको नजर आ रहे हैं उसके कंपैरिजन में वो रेंज हमने खत्म करा, पेनल्टी फिक्स कर दी है 50,000 रुपए ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर, कंपनी पे 5 लाख रुपए और इम्प्रिजनमेंट वाला पॉइंट जो है वो हमने यहां से हटा दिया, ठीक है। अगला चेंज क्या लेकर के आए हैं, तो अगला चेंज जो है वो सेक्शन 188, यस, जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन से ही बेस्ड है बट उसका सबसेक्शन 5 जहां पर लोन टू डायरेक्टर्स से रिलेटेड एक छोटा सा पॉइंट आता है सेक्शन नंबर 188 के सबसेक्शन 5 में। वहां हमने थोड़ा सा चेंज करा है कि भाई यदि कंपनी का कोई भी डायरेक्टर या इंप्लॉय who has entered into or authorized the entering into of any contract or arrangement which is in violation of the provisions of section 188, that is the related party transaction। तो अब यहां पर जो पेनल्टी है उस पेनल्टी में चेंज आया है। पहली चीज तो भाई पनिशमेंट बाय वे ऑफ इम्प्रिजनमेंट यहां भी हट गया जैसे 187 में हटा। बाकी पेनल्टी क्या है, तो लिस्टेड कंपनी के केस में हमने फिक्स कर दी पेनल्टी 25 लाख और अदर कंपनीज के केस में 5 लाख रुपए। तो हमने पेनल्टी फिक्स कर दी है उस डायरेक्टर या एम्प्लॉय के ऊपर और इम्प्रिजनमेंट वाला पॉइंट हटा दिया, ठीक है बच्चों, क्लियर हो रहा है। 187, 188 दो सेक्शंस, इतना ही है बस जो इंटर कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट्स में। अब आते हैं कॉर्पोरेट रीऑर्गेनाइजेशन वाले चैप्टर। यस, वो चैप्टर जो मर्जर्स अमेलगमेशंस के ऊपर आधारित है। अब यहाँ 5-7 पॉइंट वापस से आएंगे, जगह जगह पर छोटे छोटे चेंजेस हैं और वो अपने को देख। सबसे पहला चेंज क्या आ रहा है भाई, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक नया टर्म डेफिनेशन में ऐड हुआ है। द कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट एंड अमालगमेशन रूल्स में हमने एक नया क्लॉज ऐड करा है एंड दैट क्लॉज इज अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द टर्म कॉल्ड एज कॉर्पोरेट एक्शन। ये जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं,
कॉर्पोरेट एक्शन एक नया टर्म, एक नया क्लॉज ऐड करा। क्या होता है कॉर्पोरेट एक्शन मैम? तो भाई किसी भी तरह के स्टेप्स जो कंपनी के द्वारा उठाए जा रहे हैं इन रिलेशन टू ट्रांसफर ऑफ शेयर्स या उससे रिलेटेड कोई भी बेनिफिट, जैसे शेयर्स पर बोनस मिलता है, स्प्लिटिंग ऑप्शन, कंसोलिडेशन, फ्रैक्शन ऑफ शेयर्स, राइट्स इशू, ये सब कॉर्पोरेट एक्शन में आते हैं। तो हमने एक नया क्लॉज ऐड करा है यहाँ पर रूल नंबर 2 में। और अब ये क्यों ऐड करा है भाई? क्योंकि इसके बाद हम एक पूरा नया रूल ऐड करें बच्चों। रूल नंबर 26 के बाद एक नया रूल ऐड हुआ है, रूल नंबर 26A, और कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट एंड अमालगमेशन रूल्स 2016 में ऐड हुए। इस नए रूल में माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स की शेयर्स को डीमैट मोड में कैसे परचेज करा जाएगा वो पूरा बताया गया। यहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपके लिए हाईलाइट कर रखे हैं पहले से ही, ताकि आपको आसानी से याद रह सके। सबसे पहला काम, जब भी माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग्स को अगर परचेज करना है, सबसे पहली चीज, कंपनी विद इन 2 weeks फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ एन अमाउंट दैट्स इक्वल टू द प्राइस ऑफ शेयर्स दैट आर एक्वायर्ड बाय द एक्वायरर, जो एक्वायरर ने शेयर्स एक्वायर करे उसके अमाउंट के मिलते ही विद इन 2 weeks कंपनी को क्या करना है, धारा 236 सेक्शन 236 के अनुसार माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स की डिटेल्स वेरीफाई करके इनकी एक पूरी लिस्ट तैयार करना है, जिसमें कितने लोग डीमैट मोड में होल्ड कर रहे हैं और कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास अभी भी फिजिकल मोड में, वो डिटेल्स आपको नोट डाउन करना, बिकॉज वी स्टिल हैव द रीमैट का ऑप्शन है ना। डीमैट कराने के बाद भी शेयर होल्डर अगर चाहे तो रीमैट कराकर होल्ड कर सकता है, हम जानते हैं ये चीज। तो सबसे पहले तो अक्वायरर के द्वारा अगर शेयर्स का एक्विजिशन करा जा रहा है तो प्राइस मिलने से 2 हफ्ते के अंदर कंपनी सबसे पहले पूरी लिस्ट तैयार करेगी अंडर सेक्शन 236, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स की डिटेल को वेरीफाई करेगी और उसमें ये बताएगी कि इसमें से कौन है जिनके पास डीमैट में शेयर्स हैं और कितने जिनके पास अभी भी फिजिकल मोड में। ठीक है, जैसे ही वेरिफिकेशन कंप्लीट होता है, कंपनी माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को इंटीमेशन भेजेगी। अब वो रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजे, कुरियर करे, मेल करे, स्पीड पोस्ट करे, जैसा भी उसे ठीक लगे, और उन्हें कट ऑफ डेट बताएगी। एक कट ऑफ डेट विच विल नॉट बी अर्लियर देन 1 month आफ्टर द डेट ऑफ सेंडिंग ऑफ दिस नोटिस, नॉट अर्लियर देन 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ सेंडिंग ऑफ दिस नोटिस, ऐसी एक कट ऑफ डेट बताएगी जिस पर on which the shares of the minority holders will be debited from the account and credited to the designated demat account of the company unless the shares are credited in the account of the acquirer as specified in the notice before the cut off date। मतलब आप ही के द्वारा चले गए एक्वायरर के अकाउंट में तो ठीक है, और नहीं तो जो कट ऑफ डेट बताइए उस डेट पर आपके शेयर्स आपके अकाउंट से डेबिट करके एक्वायरर के अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। अब ये पूरा सेक्शन 236 आप एक बार रिकॉल कर लीजिएगा प्लीज, इन केस अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इसको थोड़ा सा हमें पढ़ना है, बिकॉज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम पूरा 236 हम डिटेल में नहीं पढ़ सकते। तो आप चाहो तो वीडियो पॉज करो, इमीडिएटली पहले सेक्शन 236 अपनी किताब से पढ़ो, फिर वापस इस पर आ जाओ। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, पूरा प्रोसेस दिया है 26A में। हमें सबसे पहला काम, कंपनी ने एक्वायरर से प्राइस मिलने के 2 हफ्ते के अंदर अंदर माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स की डिटेल्स निकाली, फिर उनके बाद उन्हें एक नोटिस भेजा, कट ऑफ डेट उसमें बताई विच विल नॉट बी अर्लियर देन 1 month ऑफ द डेट ऑफ सेंडिंग नोटिस, कि भाई अगर आपने उस डेट के पहले एक्वायरर के अकाउंट में शेयर क्रेडिट करवा दिए तो ठीक है, नहीं तो उस डेट पर आपके अकाउंट से डेबिट हो जाएगी। इसकी एक कॉपी जो आपने माइनॉरिटी शेयर होल्डर को भेजी थी वो पब्लिश भी करी जाएगी एक अंग्रेजी भाषा के राष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित होने वाले अखबार में, इंग्लिश लैंग्वेज के नेशनल डेली न्यूज़पेपर, और एक लोकल यानी वर्नाक्युलर लैंग्वेज के डेली न्यूज़पेपर में, जहां पे कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है। और अगर वेबसाइट है तो वेबसाइट पे भी ये इंफॉर्मेशन डाली जाए। समझ रहे बच्चों इतना? ठीक है, कंपनी साइमल्टेनियसली और इमीडिएटली डिपॉजिटरी को सूचना देगी कि वो ये नोटिस पब्लिश कर चुकी है, उसको कट ऑफ डेट बताएगी और कुछ डिक्लेरेशन। पहला, क्या कॉर्पोरेट एक्शन वो ले रही है। कॉर्पोरेट एक्शन अभी इसलिए तो नया ऐड हुआ टर्म, तो क्या कॉर्पोरेट एक्शन है जो कंपनी ले रही है। माइनॉरिटी शेयर होल्डर जिनके शेयर्स डीमैट में है उनको इन्फॉर्म कर दिया गया है इस कॉर्पोरेट एक्शन के बारे में, जो नोटिस भेजा उसकी एक कॉपी भी साथ में लगा देंगे प्रूफ के तौर पे। ठीक है, शेयर होल्डर्स शैल बी पेड बाय द कंपनी इमीडिएटली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस एक्शन द माइनॉरिटी शेयर होल्डर, ये एक डिक्लेरेशन देंगे। कोई भी डिस्प्यूट या कंप्लेन अराइज होती है तो वो कंपनी की होल सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उसको टाइमली सॉर्ट आउट करने की, ये इंटीमेशन डिक्लेरेशन के साथ डिपॉजिटरी के पास जाएगी। ठीक है, समझ पा रहे हैं इतना?
साथ ही साथ यहाँ पे बोर्ड विल ऑल्सो ऑथराइज द कंपनी सेक्रेटरी, और अगर वो नहीं है तो उसके एब्सेंस में कोई भी दूसरा डायरेक्टर जो ये सारे डॉक्यूमेंट फाइल करेगा, डिपॉजिटरी को भेजेगा। जैसे ये सूचना डिपॉजिटरी को मिलती है, द डिपॉजिटरी शैल मेक द ट्रांसफर ऑफ द शेयर्स टू द माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हु हैव नॉट ऑन देयर ओन ट्रांसफर्ड शेयर्स इन द डेजिग्नेटेड डीमैट अकाउंट ऑफ द एक्वायरर एज ऑन द कट ऑफ डेट। पहले ही कर दिया तो ठीक है, और अगर नहीं करे, ऊपर लिखा भी था ना अपन ने नोटिस दिया है जो शेयर होल्डर्स को, उसमें यही तो लिखा है कि भाई कट ऑफ तक आप डाल दोगे तो ठीक है, नहीं तो डिपॉजिटरी डालेगा। तो डिपॉजिटरी देखेगा, कट ऑफ तक जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर एक्वायरर के अकाउंट में वो क्रेडिट करेगा। और जैसे ही ये ट्रांसफर सक्सेसफुली कंप्लीट होगा, इमीडिएटली कंपनी विल डिसबर्स द प्राइस ऑफ द शेयर्स सो ट्रांसफर्ड टू ईच ऑफ द माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स। ऑफ कोर्स जो भी परमिसिबल डिडक्शन है जैसे स्टैम्प ड्यूटी एंड ऑल, वो सब रिड्यूस कर दिए जाए। ठीक, आफ्टर दिस सक्सेसफुल पेमेंट कंपनी उसकी इंटीमेशन डिपॉजिटरी को दे देगा कि भाई ये पेमेंट हो चुके हैं, आप डेजिग्नेटेड डीमैट अकाउंट में ही रहने दो शेयर्स। एंड इन केस वे देयर इज अ स्पेसिफिक ऑर्डर, ये वाला पॉइंट बस आखिरी का याद रखिएगा कि अगर कोई स्पेसिफिक ऑर्डर है कोर्ट का या ट्राइब्यूनल का जिसके चलते ट्रांसफर्स पर रोक लगी है, तो फिर ऐसे माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स जिनके ट्रांसफर्स को प्रोहिबिट करा गया है, उन्हें फिर यहाँ पे डिपॉजिटरी डेजिग्नेटेड डीमैट अकाउंट में, एक्वायरर के अकाउंट में नहीं डालेगा। मैं पढ़ देती हूँ आपके लिए पॉइंट, देखो यहाँ पर लिखा है, इन केस वेयर there is a specific order of the court or tribunal or any statutory authority restricting any transfer of such shares or payment of dividend, or where they are being pledged or hypothecated under the provisions of the Depositories Act, the depository shall not transfer the shares of these minority shareholders to the designated demat account of the company. समझ गए बच्चों? ठीक है, तो सेक्शन नंबर 236 के पॉइंट ऑफ व्यू से रूल नंबर 26 में 26A एक नया ऐड हुआ रूल है जो कि माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के शेयर होल्डिंग को डीमैट में परचेज करने पर आधारित है। यहाँ पर कॉर्पोरेट एक्शन की एक परिभाषा भी दी गई है आपके कन्वीनियंस के लिए। ठीक है भाई, क्लियर हुआ इतना सबको? चलिए आगे बढ़ चलते हैं, और आगे बढ़ रहे हैं तो अगला पार्ट हमें दिख रहा है अमेंडमेंट का जो सेक्शन 232 के सबसेक्शन 8 में हुआ इन टर्म्स ऑफ M&A ऑफ द कंपनीज, जहां नॉन कंप्लायंसेस के संबंध में ऑफ द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 232 लगने वाली पेनल्टीज में चेंज आया है, और इस बार फिर डीक्रिमिनलाइजेशन हुआ है। तो जहां तक बात डीक्रिमिनलाइजेशन की है, तो फिर ऐसी स्थिति में क्या होगा भाई, पेनल्टी का अमाउंट जो है वो रहेगा और पेनल्टी में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, और जहां तक बात है इम्प्रिजनमेंट की तो वो हट जाएगा। तो यूनिफॉर्म वही चेंज अपन ने करा है, यूनिफॉर्म सेम अमाउंट की पेनल्टी लगाई गई है कंपनी और एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी पे, और यहाँ पर जो इम्प्रिजनमेंट का पॉइंट है ऑफिसर्स एंड डिफॉल्ट पर, उसको अपन ने क्या कर दिया है, ओमिट कर दिया। मैक्सिमम प्रोविजन में देखने मिल रहा है ना, इसलिए हाईलाइटेड इन द बिगिनिंग। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या आ रहा है, 242 के सबसेक्शन 8 पर आधारित है। यहाँ बच्चों फिर डिक्रिमिनलाइजेशन हुआ है, नया पेनल प्रोविजन आपके लिए मैंने हाईलाइट कर दिया है ताकि आप बहुत आसानी से इसे पढ़ सके और कंफ्यूजन ना रहे। अगर कंपनी सेक्शन 242 के प्रोविजंस का नॉन कंप्लायंस करती है तो पेनल्टी लगेगी सीधे सीधे फाइन के फॉर्म में। जो पेनल्टी थी अब वो फाइन के फॉर्म में लगेगी, नॉट लेस देन 1 लाख बट विच में एक्सटेंड टू 25 लाख ऑन द कंपनी, और ऑफिसर इन डिफॉल्ट पर नॉट लेस देन 25,000 बट विच में एक्सटेंड टू 1 लाख। इम्प्रिजनमेंट हमने यहां से भी ओमिट कर दिया है। ओके है, ठीक है, आगे बढ़िए और आइए तीसरे पॉइंट पर, चौथे पॉइंट पर, मतलब सेक्शन 243 के सब सेक्शन 2 से संबंधित आधारित एक पॉइंट यहां पर आ रहा है जो कंसिक्वेंसेस ऑफ टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन ऑफ सर्टेन अग्रीमेंट्स में हुए डिक्रिमिनलाइजेशन पर आधारित है। बच्चों ये सारे सेक्शन साइमल्टेनियसली अपनी किताब से रिकॉल करते चलना, हाँ, ताकि आपको इन सेक्शंस में कोई कंफ्यूजन ना रहे। यहाँ एक बार फिर हमने नया पैनल प्रोविजन डाला है भैया, और इसके चलते हमने इम्प्रिजनमेंट को इस सेक्शन में भी हटा दिया है। मतलब M&A के यहाँ तो काफी ऐसे पॉइंट्स है जो हट चुके हैं, जहां से अपन डिलीट कर चुके हैं इम्प्रिजनमेंट वाला पॉइंट। ठीक है, चलो अगला जो पॉइंट है वो सेक्शन 342 के लिए। सेक्शन 342 का सबसेक्शन 6, प्रोसिक्यूशन ऑफ डिलिंक्वेंट ऑफिसर्स। डिलिंक्वेंट क्या होता है भाई, पढ़ा ये वर्ड वहां भी आता है ना, गिल्टी ऑफ सम ऑफेंस। तो डिलिंक्वेंट ऑफिसर्स एंड मेंबर्स ऑफ द कंपनी के केस में फिर अपन ने यहां से पेनल्टी ही ओमिट कर दिया है।
पूरा सबसेक्शन 6 यहाँ पर ओमिट हो चुका है जैसा कि आप देख रहे हैं। तो अब अगर कोई भी फेलियर या नेग्लिजेंस होता है टू गिव असिस्टेंस टू द ऑफिशियल लिक्विडेटर or any other person who's been designated as an officer to undertake the proceedings on behalf of the company, तो उससे संबंधित जो पेनल्टी का पॉइंट था वो अपन यहाँ से हटा चुके हैं। इसका मतलब नहीं है आप कोऑपरेट नहीं करेंगे, आप कोऑपरेट करेंगे, जस्ट दैट हमने उस चीज को यहाँ से हटा दिया है, ओमिट कर। ठीक, छठा पॉइंट जो आ रहा है वो सेक्शन 405 पर आधारित है और 405 में फिर डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ ऑफेंस हो चुका है। मतलब पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू डायरेक्ट कंपनीज टू फर्निश सर्टेन इंफॉर्मेशन और स्टैटिस्टिक्स एंड इफ द कंपनी फेल्स टू डू सो, तो ऐसी स्थिति में या इवन इनकरेक्ट या इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन कंपनी देती है तो ऐसी स्थिति में कंपनी एंड एवरी ऑफिसर शैल बी लायबल टू अ पेनल्टी ऑफ 25,000। कंटिन्यूइंग फेलियर के केस में 1,000 रुपया पर डे से पेनल्टी जाएगी सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 3 लाख रुपीज। So punishment by way of imprisonment has been omitted here as well. Okay. Talk about section 347 subsection 4. 347 काय पे आधारित है भाई? बुक्स एंड पेपर्स के डिस्पोजल पे। बुक्स एंड पेपर्स का डिस्पोजल बाय द कंपनी इन केस देयर इज अ कॉन्ट्रवेंशन, तो एक बार फिर पेनल्टी रहेगी, बट पेनल्टी सीधी सीधी है 50,000 रुपए का फाइन ऑन एवरी ऑफिसर इन डिफॉल्ट हु इज एक्टिंग इन कॉन्ट्रवेंशन। सीधा सीधा डिफॉल्ट लगेगा और 50,000 रुपए का जुर्माना आपको भरना पड़ेगा। समझ गए क्या भैया? मतलब इम्प्रिजनमेंट यहाँ भी रिलैक्स हो गया, सब जगह से तो बच रहे हैं आप, बट इसका ये मतलब नहीं है फंदा ढीला हो गया है ना, वो कसा वही है। कंपनी अमेंडमेंट एक्ट के सेक्शन 51 के माध्यम से हमने सेक्शन 356 सेक्शन 2 ऑफ द कंपनी एक्ट में चेंज लाया, जहां पर पावर ऑफ ट्राइब्यूनल टू डिक्लेयर डिसोल्यूशन ऑफ द कंपनी एज वॉइड में थोड़ा सा बदलाव। अब क्या बदलाव करा ये देखो, ये न्यू पेनल प्रोविजन यहां जब भी ये डिक्लेरेशन या ये इंटीमेशन दिया जाना है ट्राइब्यूनल देगा, ये याद रखना अब से। द ट्राइब्यूनल शैल फॉरवर्ड अ कॉपी विद इन 30 डेज ऑफ द डेट देयरऑफ टू द रजिस्ट्रार टू रिकॉर्ड द सेम। ट्राइब्यूनल बताएगा, ट्राइब्यूनल ये चीज इंटीमेट करे, ठीक है। तो अभी क्या होगा, जो चीज पहले कंपनी लिक्विडेटर करता था, ये देखिए आप जो ऊपर पॉइंट लिखा हुआ है ना, अब क्या होगा कि भाई ट्राइब्यूनल खुद फॉरवर्ड करेगा ये कॉपी रजिस्ट्रार को विद इन 30 डेज ऑफ द डेट ऑफ द ऑर्डर बताते हुए, और साथ ही साथ वो डायरेक्ट करेगा लिक्विडेटर को और एनी पर्सन ऑन हुज एप्लीकेशन द ऑर्डर वाज बीइंग मेड टू फाइल द सर्टिफाइड कॉपी अगेन विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट देयरऑफ और सच फॉर द पीरियड विद द रजिस्ट्रार फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग। ठीक है, सो हमने चेंज क्या कर दिया भैया, अब कॉपी जो है ऑर्डर की ट्राइब्यूनल, नाउ द कॉपी ऑफ द ऑर्डर ऑफ ट्राइब्यूनल डिक्लेयरिंग द डिसोल्यूशन एज वॉइड will be forwarded by the tribunal itself, and also it will instruct the liquidator to inform the registrar to forward a copy of the same, और पेनल प्रोविजन हमने हटा। क्लियर हो रहा है क्या भाई सभी लोगों को? ये देखो, ये बच्चा हाथ में एक पर्ची लिए फिर से आ गया है, ये देख रहे हैं ना, और ये एक बार फिर आपको रिकॉल करा रहा है कि आप अपने वो शॉर्ट नोट्स या ऐसे छोटे छोटे पॉइंट नोट करते जा रहे हो ना, जिसके बारे में हम पार्ट 1 से ही बात करते आ रहे हैं। जो भी चीजें मैं बोल रही हूँ, सिर्फ इनको छोटे छोटे पॉइंट जो हाईलाइट करें, इनको आपको एक कॉपी पे लिखना है, और जहां आपने प्रोविजन, पीस ऑफ पेपर पे, स्टिकी नोट, जो भी ठीक लगे, और जहां आपने वो प्रोविजन पढ़ा है आपके जिस भी स्टडी मटेरियल, आईसीएसआई की या किसी दूसरे नोट्स या मटेरियल, वहां पेस्ट कर लेना है। So by the time you finish viewing this video, आपके सारे amendments completed हैं उसी मटेरियल में जिससे आपने अभी तक पिछले 6 महीना 8 महीना में पढ़ाई करी है, और एग्जाम के एक दिन पहले भी आपको वहीं से रिविजन करना है। एक बार में तीनों काम कंप्लीट हो जा रहे हैं, ठीक है। तो अपनी वो पर्चियां बनाते रहिए, और प्लीज सी PS, ये पर्चियां, ये फर्रे परीक्षा हॉल में ले जाने के लिए नहीं है। प्लीज रिमेम्बर दैट, इन्हें सिर्फ कॉपी में चिपकाना है ताकि लास्ट मिनट में आप अपना रिवीजन अच्छे से कर सके। तो जिस तरह से हमारे ये छोटे से भैया अपनी पर्ची बना करके और बड़े खुश प्रसन्न नजर आ रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि अब इनका पूरा रिवीजन अच्छे से हो पाएगा, ऑल द अमेंडमेंट्स आर इनकॉर्पोरेटेड एट वन प्लेस, आप भी ऐसे ही खुश नजर आएंगे। बस फॉलो कर लीजिए जो आपको बताया जा रहा है। ठीक भाई, चलिए बढ़ चलते हैं आगे। अभी कुछ 10-12 पन्ने और बचे हुए हैं, जिसमें
पार्ट ए के ही XBRL और इंट्रोडक्शन टू MCA वाले चैप्टर नंबर 13 में कुछ 2-3 छोटे छोटे से पॉइंट्स आ रहे हैं भाई। अब इनको सिर्फ रीड करने जितनी चीजें हैं, कोई बहुत ज्यादा टिपिकल या टेक्निकल पार्ट नहीं आ रहा है यहाँ पे। सिर्फ आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है आई हैव ऑलरेडी हाईलाइटेड, आप स्क्रीन पे देखते चल रहे हो। जैसे ये देखो SH7 में new SH7 pertaining to the notice to the registrar about any alteration of share capital under section 61 has now been notified। तो फॉर्मेट में थोड़ा सा चेंज आ गया है। इनकॉर्पोरेशन रूल्स में रूल 9 के बाद एक नया रूल ऐड हो गया है जो कि नेम के रिजर्वेशन से संबंधित है। एक्सटेंशन ऑफ द रिजर्वेशन ऑफ नेम इन सर्टेन केसेस। कब से कहां से? एडिशनल 40 डेज, 60 डेज, 60 डेज का टाइम विद एडिशनल पेमेंट। to just read them once, इन्हें एक बार पढ़ें, बस उतना ही इनफ है। सीधे आ जाइए अब अपने पार्ट बी पर, क्योंकि यहाँ बोर्ड और जनरल मीटिंग से रिलेटेड कुछ चीजें पढ़ना है। हालांकि यहाँ भी डीक्रिमिनलाइजेशन देखने को मिलेगा आपको एक बार फिर। जैसे कि सबसे पहले आप देख रहे हो बोर्ड के कॉन्स्टिट्यूशन और पावर्स वाले चैप्टर में पहला पॉइंट सेक्शन 178 क्या है भाई? अब आपने यहाँ देखा है वैसे नहीं, आपको याद होना चाहिए। 178 इज अबाउट NRC एंड SRC, नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमिटी एंड द स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप कमिटी या ग्रीवियंस रिड्रेसल कमिटी, है ना? स्टेक होल्डर्स रिड्रेसल कमिटी SRC। उसके पहले 177 क्या है? ऑडिट कमिटी। उसके बाद 179 क्या है? पावर्स ऑफ द बोर्ड एंड रिस्ट्रिक्शंस देयरऑन। उसके बाद सेक्शन 180 है कि नहीं है? तो ऐसे लाइन वाइज याद रखो, अपने आप याद होते जाएंगे सारे के सारे। अब यहाँ एक छोटा सा चेंज आया है, डीक्रिमिनलाइजेशन हुआ 178 की पेनल्टी में। 178 जहां पर कहा गया कि भाई अगर 177 की ऑडिट कमेटी या 178 की NRC SRC के संबंध में कोई भी कॉन्ट्रवेंशन होता है तो फिर ऐसी स्थिति में अब क्या कंपनी के ऊपर सीधी पेनल्टी है 5 लाख, ऑफिसर इन डिफॉल्ट पर 1 लाख की पेनल्टी। तो पहले की जो पेनल्टीज होती थी उन पेनल्टीज की रेंज खत्म करके फिक्स करा है और ऑफ कोर्स इंप्रिजनमेंट को रिमूव करा है। ठीक है, तो ये 177 हो गया। बच्चों साथ साथ में पुराना भी रिकैप लेते ही चलना, रोक रोक करके कि हाँ ये 5-6 पॉइंट पढ़ लिए मैंने। ठीक है, मैं बार बार भी रिवाइज नहीं करा सकती, नहीं तो फिर आपको सुनने में भी बोरिंग लगेगा। बट आपको तो परीक्षा में लिखना है तो आप बार बार रिवाइज कर। ठीक, 177 178 का एक पॉइंट पढ़ा। अब डायरेक्टर से संबंधित एक और चेंज जिसके बारे में आप यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, और वो क्या आया है? एप्लीकेशन टू द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स IICA, जिस पे एप्लीकेशन लगा करके आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पर अपना नाम डेटा बैंक में अपडेट करा सकते हो। इसको और बढ़ा दिया गया है 13 मंथ्स के लिए विद द 5th अमेंडमेंट रूल्स, और अब इसके लिए जो तारीख एक्सटेंड हुई थी वो 31 दिसंबर 2020 की हो चुकी थी, जिसमें आप अपना नाम इसमें ऐड करा सकते थे। ओनली नॉट जस्ट दीज, हमने ना यहाँ पर और भी कुछ छोटे छोटे से चेंजेस करे थे और उन चेंजेस के माध्यम से हमने ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी टेस्ट को देने की प्रक्रियाओं को भी आसान बनाया। आगे आ रहा है ये पॉइंट। उसके पहले ये जो चीजें आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये वही कैंडिडेट के नेम की एंट्री के संबंध में है। तो एक बार इन पॉइंट को रीड कर लीजिएगा, ये बस रीड करने जितने ही हैं और कुछ बहुत ज्यादा स्पेसिफिक नहीं है इसमें। जो स्पेसिफिक है वो आपके ये पॉइंट है, मतलब जो चेंज हुए वो मैंने इसमें पूरे हाईलाइट कर। पहला चीज, रिलीफ इन द टाइम पीरियड टू पास द ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी एग्जाम। अब इंडिविजुअल इसे पास कर सकता है द सेल्फ असेसमेंट विद इन अ पीरियड ऑफ 2 years, जो इंस्टेड पहले 1 साल ही होता, फ्रॉम द डेट ऑफ इंक्लूजन ऑफ द नेम इन द डेटा बैंक। डेटा बैंक जो ऊपर मेंटेन करने की बात हुई, विथ ओनली 50% एज द पास परसेंट, 50% ले आओ। डेटा बैंक में नाम एंटर होने के बाद भी आपके पास समय रहेगा, और वो समय जो आपके पास रहेगा वो 2 years का रहेगा इंस्टेड ऑफ 1 year अर्लियर, जिसमें आप ये एग्जाम पास करके अपना नाम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के डेटा बैंक में एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऐड करा सकते हो। ये वो डेटा बैंक है बच्चों जिससे फिर कंपनीज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का सिलेक्शन करती है, क्योंकि ऑलरेडी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स पे 2500 रिस्ट्रिक्शन है। तो हम कहां से लेकर के आए यार? कोई सड़क चलता थोड़ी आके बन जाएगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो इनके लिए फिर पूरा जो क्राइटेरिया है या किसको सिलेक्ट कर सकते हैं उन सबकी एक लिस्ट है, रिपोजिटरी या डेटा बैंक जैसा है, उसमें से देख सकते हैं। ICSI भी मेंटेन करता है ऐसा एक डेटा बैंक।
ठीक। दूसरी चीज हमने क्या करी है, तो पहली बात हो गई। दूसरी चीज हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एग्जेम्पशन फ्रॉम टेकिंग दिस टेस्ट को भी थोड़ा सा एक्सपैंड करा है एंड ईज द एक्सपीरियंस क्राइटेरिया। मतलब कि पहले जो 10 साल होता था वो 3 साल हो चुका है। इफ यू हैव वर्कड और सर्व्ड एज अ डायरेक्टर, दिख रहा होगा ना आपको अब चीज ये है ना, इफ यू हैव वर्कड और सर्व्ड एज अ डायरेक्टर और केएमपी फॉर 3 years एज ऑन द डेट, जिस डेट पर आपका नाम डेटा बैंक में ऐड हो रहा है, तो फिर ऐसी स्थिति में यू आर exempted फ्रॉम गिविंग दिस एग्जामिनेशन। पहले 10 साल था, अब सिर्फ 3 साल का दिया तो एग्जामिशन मिल जाएगा, एग्जाम ही नहीं देना है। समझ गए इतना भाई? चलो पॉइंट नंबर 2 पर अब जब अपन आते हैं बोर्ड के संबंध में, तो सेक्शन 165 जो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप्स पर आधारित है, जहां पढ़ते कि मैक्सिमम 20 होती है, जिसमें से भी पब्लिक या सब्सिडरीज ऑफ पब्लिक मैक्सिमम 10 हो सकती है। वहां अगर नॉन कंप्लायंस होता है तो हम जानते हैं पेनल्टी लगती है। हमने पेनल्टी को रिड्यूस कर, अब कोई भी पर्सन यदि इस सेक्शन 165 के वोलेशन में डायरेक्टरशिप एक्सेप्ट करता है, तो ऐसी स्थिति में 2000 फॉर एवरी सिंगल डे आफ्टर द डे ऑन विच द डिफॉल्ट वाज रिकॉग्नाइज्ड कंटिन्यू होगा। पहले 5,000 रुपए पर डे का पेनल्टी होती थी बच्चों, अब हमने 3,000 से कम कर दिया है, तो 2000 पर डे चलेगी, मैक्सिमम 2 लाख तक पे जाएगी। ठीक है, पहले ये सीधा 5,000 पर डे, कोई लिमिट नहीं, अब लिमिट भी कर दिया, मैक्सिमम 2 लाख। ठीक, तो अगर वॉयलेशन में आपने ऐसा करा है तो ध्यान रखिए 2,000 रुपया पर डे की पेनल्टी लगती जाएगी। अगला चेंज है 167(2) में। मैं कंपनी अमेंडमेंट एक्ट के सेक्शन नंबर्स नहीं पढ़ रही हूँ, बिकॉज इन एनी केस ये आप याद नहीं भी रखेंगे तो चलेगा, इनको याद रखना इतना जरूरी नहीं है आपके लिए। परीक्षा में मेन सेक्शन याद रखना जरूरी है, ठीक है, तो हमने हाईलाइट जरूर करा है, बट आप याद मेन सेक्शन रखिए। तीसरा पॉइंट जो है वो सेक्शन 167 के संबंध में, 167 वेकेशन ऑफ ऑफिस वाला पॉइंट है। हम जानते हैं इसमें बहुत सारे पॉइंट दिए हैं। सबसे पहला पॉइंट आपसे ये भी कहता है कि भाई अगर 164 का कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन लग रहा है तो ऑफिस इमीडिएट वेकेट हो जाता है। तो यदि किसी डायरेक्टर का ऑफिस वेकेट हो रहा है और बावजूद उसके वो कंटिन्यू करता है टू फंक्शन एज अ डायरेक्टर इवन आफ्टर नोइंग कि उसका ऑफिस वेकेट हो चुका है बिकॉज ऑफ एनी डिस्क्वालिफिकेशन जो 167 में दी गई है, तो अब यहां पर जो पेनल्टी है वो नॉट लेस देन 1 लाख रहेगी, बट विच में एक्सटेंड टू 5 लाख रुपीज। ये तो वही है, बट वो जो इम्प्रिजनमेंट होता था उस इम्प्रिजनमेंट को हमने, ये 1 ईयर का इम्प्रिजनमेंट जो होता था इसको हमने यहां से हटा दिया है। यानी कि अब आपकी सिर्फ पेनल्टी रहेगी, मॉनेटरी फॉर्म में जो है फाइन बोलेंगे उसको, रादर सिर्फ फाइन लगेगा आपके ऊपर, और वो फाइन होगा 1 लाख से 5 लाख रुपए तक का। बाकी जो इम्प्रिजनमेंट है वो हटा दिया गया है। 172 पनिशमेंट फॉर दी नॉन कंप्लायंसेस अंडर एंटायर चैप्टर 11 दैट इज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स। अगर इस चैप्टर 11 का नॉन कंप्लायंस होता है तो हमने मैक्सिमम पेनल्टी फिक्स कर दी एज अगेंस्ट ओल्ड पेनल्टी जो होती थी, सीधी सीधी सी बात कर दी है अब बस यहां पर कि हमने पेनल्टी को फिक्स कर दिया है। कंपनी एंड एवरी ऑफिसर इन डिफॉल्ट शैल बी लायबल टू पेनल्टी ऑफ 50,000, कंटिन्यूइंग के केस में 500 रुपया पर डे जो कि मैक्सिमम 3 लाख तक जाएगी, और कंपनी के ये पूरी की पूरी पेनल्टी जो है इन केस ऑफ अ कंपनी और कंपनी के ऑफिस एंड डिफॉल्ट पर 1 लाख। समझ गए इतना? ठीक है, चलिए अगले पॉइंट में आता है सेक्शन नंबर 184 का मेंशन। और सेक्शन नंबर 184 जो कि डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट पर आधारित सेक्शन है, उसमें एक बार फिर डीक्रिमिनलाइजेशन हुआ। क्या हुआ मैम? वेल बच्चों, अगर कोई डायरेक्टर कॉन्ट्रीब्यूट करता है 184 के प्रावधानों को, यानी अपने इंटरेस्ट का डिस्क्लोजर टाइमली नहीं देता है, तो पहले 1 साल तक की कैद और फाइन 1 लाख रुपए तक का, या दोनों हो सकते थे। अब हमने सीधा सीधा सिर्फ और सिर्फ पेनल्टी डाल दी 1 लाख रुपए की, liable to penalty of 1 lakh, and as far as the imprisonment is concerned, omitted okay with this। समझ गए हैं? क्लियर हो गया इतना? चलिए आगे बढ़ चलिए लास्ट पोर्शन पर। अब बस हम बढ़ रहे हैं अपने वीडियो के जनरल मीटिंग्स को लेकर के करे गए छोटे से चेंजेस।
प्रॉक्सी सेक्शन 105, अब यहाँ तो पूरे लाइन से रिकॉल कर लो 96 से लेकर के 121, छोटे छोटे से तो सेक्शन है यार मीटिंग्स, है ना, तो जल्दी से रिकॉल कर लो इनको। बीच में एक 105 आता है प्रॉक्सी का। हम जानते हैं प्रॉक्सी की कैनवासिंग अलाउड नहीं होती, एक पॉइंट है कैनवासिंग इज प्रोहिबिटेड, बस ये उसी पर आधारित है बच्चों, है ना। अगर मीटिंग में प्रॉक्सी अपॉइंट करने के संबंध में किसी भी व्यक्ति के द्वारा या किसी भी व्यक्ति के लिए कोई इन्विटेशन जारी करा जाता है एट द कंपनीज एक्सपेंसेस टू एनी मेंबर, जिसे मीटिंग का भी नोटिस भेजा गया और उसके साथ ये सारी कैनवासिंग करी गई है, then every officer of the company who issues such invitation or permits the issue will be liable to a penalty of 50,000, क्योंकि भैया कैनवासिंग अलाउड नहीं होती है। आप नहीं बोल सकते, आप सिर्फ प्रॉक्सी फॉर्म लगाते हो, प्रॉक्सी फॉर्म का फॉर्मेट जल्दी MGT 11 नोटिस के साथ लगाते हैं, तो आप सिर्फ फॉर्मेट लगाते हो ताकि कोई मेंबर नहीं आ पा रहा है तो प्रॉक्सी फॉर्म भर के 48 घंटा पहले दे दे। आप ये नहीं बोल सकते कि आप इनमें से किसी एक को सिलेक्ट कर लो और प्रॉक्सी अपॉइंट कर लो, कोई पब्लिसिटी एडवर्टाइजमेंट कैनवासिंग नहीं होगी, और जो करोगे तो 50,000 की पेनल्टी लगेगी सीधे, ठीक है। तो पेनल्टी को हमने थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया, एक्चुअली पहले 1 लाख रुपए लगती थी, अब हमने इसको थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया, बट स्टिल 50,000 इज अ ह्यूज अमाउंट, ठीक है। तो ये 105 का चेंज आया। फिर अब 117 रजिस्ट्रेशन ऑफ रेजोल्यूशन एंड अग्रीमेंट, स्पेशल रेजोल्यूशन, पास एज यूनानिमस रेजोल्यूशन, बोर्ड रेजोल्यूशंस फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ केएमपी, वो सब यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर भी पेनल्टी रिड्यूस करी प्रॉक्सी के जैसे, कि अगर कोई भी डिफॉल्ट होता है, रेजोल्यूशन या अग्रीमेंट टाइमली फाइल नहीं होते हैं, तो कंपनी विल बी लायबल टू पेनल्टी ऑफ 10,000, 100 रुपया पर डे से बढ़ेगी, मैक्सिमम 2 लाख तक जाएगी, और ऑफिसर इन डिफॉल्ट इंक्लूडिंग लिक्विडेटर पे ये पेनल्टी 10,000 होगी, 100 रुपया पर डे से बढ़ेगी और मैक्सिमम 50,000 तक, ठीक है। तो पेनल्टी में हमने थोड़ा सा रिडक्शन कर लिया है, वी हैव रिड्यूस्ड द मॉनेटरी पेनल्टी। इम्प्रिजनमेंट तो यहाँ पर होता ही नहीं था, ये देखो, ये ओल्ड वाला प्रोविजन है अपना, तो ओल्ड वाले प्रोविजन में यहाँ इम्प्रिजनमेंट तो कहीं था ही नहीं, तो अभी भी नहीं है इम्प्रिजनमेंट, ठीक है क्या बच्चों। चलिए, मेजर पॉइंट या सारे कवर हो गए बच्चों। अभी आखिरी के 2-3 पेजेस में आपको कुछ मिसलेनियस पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे सेक्शन 348 के सब सेक्शन 6 और 7 में इंफॉर्मेशन एज टू पेंडिंग लिक्विडेशन नहीं प्रोवाइड किए जाने के केस में इन ट्यून टू द आईबीसी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड को ध्यान में रखते हुए हमने सबसेक्शन 7 को पूरी तरह से ओमिट कर दिया है, ठीक है। तो क्या बन गया आपका पॉइंट भाई, वेयर अ कंपनी लिक्विडेटर हु इज एन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल जो रजिस्टर्ड है आईबीसी 2016 में इज इन डिफॉल्ट विद कंप्लाइंग द प्रोविजंस ऑफ 348, so default will be deemed to be a contravention of the provisions of IBC and the rules and regulations made there under, वो जो उसका डिफॉल्ट है वो तो रहेगा ही सही, और जो सबसेक्शन 7 है वो हम यहाँ से हटा चुके हैं। तो पेनल प्रोविजंस को हमने आईबीसी के साथ ट्यून इन कर दिया ताकि कंपनी एक्ट और आईबीसी अलग अलग ना बोले, सेम लाइंस पर चीज आगे चले, ठीक है। तो ये इम्प्रिजनमेंट हमने यहाँ से ओमिट कर दिया। फिर एक और चीज आ रही है भाई, प्रमोटर डायरेक्टर्स को कोऑपरेट करना होता है लिक्विडेटर्स के साथ लिक्विडेशन प्रोसीडिंग में, सेक्शन 284 कहता है, और जो अगर वो ऐसा नहीं करते हैं, डज नॉट असिस्ट, तो फिर ऐसी स्थिति में कंपनी लिक्विडेटर कैन मेक एप्लीकेशन टू द ट्राइब्यूनल फॉर नेसेसरी डायरेक्शंस। भाई कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, आप बताओ क्या करें, है ना। तो हमने यहाँ पे क्या चेंज कर दिया है, पहली चीज तो हमने पेनल प्रोविजंस जो है उनको रिलैक्स करा, लिक्विडेटर हैज बीन इंटरेस्टेड विद द पावर ऑफ मेकिंग एप्लीकेशन टू द ट्राइब्यूनल अगर प्रमोटर्स कोऑपरेट नहीं करते हैं तो। एक क्लियर हुआ क्या बच्चों। 441 जो ऑलमोस्ट सेम लाइंस पर आधारित है, या कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस की बात करी गई, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस 441, यहाँ पर भी डीक्रिमिनलाइजेशन हुआ और डीक्रिमिनलाइजेशन के चलते इम्प्रिजनमेंट ओमिट हो जा रहा है। बाकी जहां तक पेनल्टी की बात है, न्यू पेनल प्रोविजंस कहते हैं एनी ऑफिसर और अदर एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी who fails to comply with the order made by the tribunal or the regional director or any officer that is authorized by the central government under section 441 shall be burning the maximum amount of fine for the offence compounded under this section will be twice as provided under the corresponding section जिसमें ये offence declare करा गया, twice as much of that, ठीक। imprisonment हम हटा देंगे।
सेक्शन 450 पनिशमेंट वेयर नो स्पेसिफिक पेनल्टी और पनिशमेंट इज प्रोवाइडेड। ये एक बहुत जनरल सेक्शन है, किसी सेक्शन में कंपनी एक्ट की कोई स्पेसिफिक पेनल्टी या पनिशमेंट नहीं है, तो सेक्शन 450 में उसके लिए पॉइंट दिया गया है। अब वो जनरल प्रोविजन क्या हो गया है, तो भैया वो जनरल प्रोविजन ये हो गया है, किसी सेक्शन में कहीं कोई पेनल्टी नहीं है, तो फिर वहां पर ये लगेगा 450। क्या? कंपनी एंड एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी हुज इन डिफॉल्ट विल बी लायबल टू पेनल्टी ऑफ 10,000। कंटिन्यूइंग होने के केस में, डिफॉल्ट कंटिन्यू हो रहा है तो 1000 रुपया पर डे से जाएगा एंड मैक्सिमम 2 लाख तक जाएगा कंपनी पे, और उसके ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट पे 50,000। तो अब ये एक स्टैंडर्ड बन गया, ऑफिसर इन डिफॉल्ट पे 50,000, कंपनी के ऊपर पेनल्टी 10,000, 1000 पर डे से बढ़ती जाएगी मैक्सिमम 2 लाख तक। इतनी पेनल्टी सेक्शन 450 जनरल सेक्शन। यदि कहीं पर नहीं दिया गया है तो, किसी सेक्शन में नहीं है तो फिर ये पेनल्टी है। ठीक है क्या भाई, सभी लोगों को प्रावधान क्लियर हो गए हैं क्या? क्योंकि बस इतनी ही चीजें हैं जो मेरे एंड से आपको बताने की थी। दिस इज ऑल अबाउट योर एंटायर सप्लीमेंट। और देखिए मैंने आपसे कहा था 1.5 से 2 घंटा, तो हमें बराबर करीबन 1.5 पौने 2 घंटे का बस समय लगा है। आपने अपना पूरा सप्लीमेंट, आप न्यू कोर्स के हो चाहे ओल्ड कोर्स के हो, कंपनी लॉ का पढ़ लिया है। इनफैक्ट इसमें से काफी ऐसे पॉइंट है जो प्रोफेशनल स्टेज पर भी काम आ जाने वाले हैं। तो ये आपका पूरा सप्लीमेंट हुआ। बाय नाउ आपके जो नोट्स हैं शॉर्ट में आपने जो जगह जगह पर उन्हें लिखा है, जहां जो सेक्शन का रेफरेंस आ रहा था, वो तैयार हो चुके हैं। और अब देखिए परीक्षा की तैयारी आपकी ऑलमोस्ट डन हो गई। तो सप्लीमेंट के एंड से अब आप पूरी तरह से फ्री हुए, क्योंकि इतना सब कुछ था जो आपको सप्लीमेंट में पढ़ना था बच्चों। अब जब अपना एक फाइनल रिकैप करेंगे, लगे तो वीडियो को वापस से सुन लीजिए, कोई पॉइंट स्किप हुआ है तो फिर से सुनिए। Please do not forget to like the video, subscribe to our channel and press on that bell icon, ताकि ऐसे और important updates आपसे मिस नहीं होने चाहिए। अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना मत भूलिएगा। और दूसरे सब्जेक्ट्स के सप्लीमेंट्स के साथ मैं आपसे अगले वीडियोस में मिलूंगी। तो टिल देन दैट वाज ऑल फ्रॉम माय एंड इन कंपनी लॉ। खूब अच्छे से अपना ध्यान रखिए, बहुत ज्यादा ध्यान रखिए, क्योंकि परीक्षा आ रही है और बीमार पड़ना हम अभी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। So till the next video is out for all of you. Take care. Bye-bye.